स्टार्ट करते हैं क्लास। आज फर्स्ट क्लास है हमारी और ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सेशन जो स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग नए हैं, कुछ पुराने हैं। जिसका माइक ऑन है वो प्लीज माइक ऑफ रखेगा अपना, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। प्रकाश मल्लनवर म्यूट कीजिए। पहले एक बेसिक का सेशन हम रखेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने बेसिक मेरे से पढ़ा है वो सब तो अवेयर हैं जो अपना तरीका है, जिस फ्लो से हम लोग काम करते हैं। रिजल्ट हमें मिल ही रहे हैं इतने दिन से। और एक बार में 38 रेमेडी का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वो आपको दे दूंगा। आज शायद कंप्लीट हो जाएगा सब। थोड़ा सा रनिंग वे में उसको मैं कंप्लीट करूंगा। दूसरी चीज ये है कि मीटिंग हमारी डेली 2 पार्ट में होगी, क्योंकि मेरे पास बेसिक वर्जन है ये जूम का। 45 मिनट्स के बाद, लगभग 40 मिनट्स के, मतलब पहला सेशन आधा पौना घंटा होने के बाद में फिर डिस्कनेक्ट होगा। फिर सेकंड सेशन में हम लोग वैसे ही कनेक्ट होंगे दोबारा। एक बात फिर जब डिजीज पर डिस्कस करेंगे तो भी ऐसे ही होगा। हम कोशिश करेंगे एक डिजीज एक हाफ में कंप्लीट कर ली जाए, दूसरा डिजीज दूसरे हाफ में कंप्लीट कर ली जाए, विद पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट बोथ, दोनों चीजें। फर्स्ट थिंग है। दूसरी थिंग ये है कि सब लोग बीच में मैसेजिंग वगैरह और ये चीज नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्शन उससे होता है, मेरा भी और जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी। क्वेरी सेशन हम लोग रखेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम क्वेरी वाली चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ग्रुप में भी बातें होती रहती हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी। हाँ, जो जरूरी है वो बाद में सेशन के हम लोग करेंगे डेली। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि हर एक डिजीज को पूरे तरीके से, मतलब मास्टरिंग जैसे होती है, मास्टरिंग ऑफ दैट डिजीज, उस तरीके से उसकी पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी और जो उसका ट्रीटमेंट है उस तरीके से उसको मैं क्लियर करूं। कोशिश करनी है कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चनिंग हो, क्योंकि ये बैच जो है उस तरीके के डिस्कशन का नहीं है। हाँ, बाकी ग्रुप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पूछना है, हम चाह रहे हैं कि पूरे कंसंट्रेशन हो के हम लोग इसको कंप्लीट करें अगले 3 महीने। जितनी शिद्दत से, जितने ध्यान से हम लोग करेंगे उतना जो है अच्छा रहेगा चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि मोटिव यही है कि भाई प्रोटोकॉल्स जो हैं वो रटे ना जाए, कम से कम क्लियर हो। हालांकि मैं आज की क्लास से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे। ये जो काम मुझे करना है अभी 38 रेमेडीज का, भले ही कुछ पार्ट रह जाए वो कल हो, लेकिन आप सब लोग अच्छे से उसको देखेंगे और समझेंगे। जो नोट डाउन करना है वो नोट डाउन भी आप लोग करेंगे जिसको करना है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अभी। पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ग्रुप है हमारे, स्क्रोफ्लोसो ग्रुप है, मतलब टोटल 38 ओरिजिनल रेमेडीज हैं जो मैटी जी ने बनाई हैं। बहुत पुराने हिस्ट्री वाले बेसिक पे नहीं जा रहा हूँ, फिर तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 38 रेमेडीज हैं जो बेसिक है। कुछ लोग 37 भी बोलते हैं, कुछ लोग 36 भी बोलते हैं कि एपीपी नहीं बनाई और स्लास नहीं बनाई। वो सारी चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन टोटल जो कंक्लूजन है वो यही है कि 38 ओरिजिनल रेमेडीज हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करी गई है। उसमें एक प्रोफ्लोसो ग्रुप है जिसको फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। दूसरा कैंसरेसो ग्रुप है जिसको स्ट्रक्चरल ग्रुप जो है बोला जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटीज हैं 5, एनजीटी को ग्रुप्स है। और जो ब्लड की रेमेडीज हैं, या आप बोलो कि बॉडी फ्लूइड्स की जो रेमेडीज हैं, वेनेरियो ग्रुप है। और वर्मीफिगो ग्रुप है, फेब्रिफिगो ग्रुप्स है, और लिम्फेटिको। इनमें अलग अलग रेमेडीज हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। कैमरा जिसका भी चल रहा है प्लीज कैमरे को ऑफ करिए, क्योंकि उससे जो इंटरनेट है उसका जो बिट रेट है वो ज़्यादा हो जाता है, फिर आवाज़ में और रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं भी अपना जो है फर्स्ट 2 क्लासेस में तो मैंने कैमरा ऑन रखा है, लेकिन बाद में मैंने ऑफ ही रखा है कैमरा अपना भी। कोशिश करिए कि स्क्रीन से चीज़ें बताऊं, से ज़्यादा चीज़ें क्लियर भी होती हैं।
तो स्क्रोफलोसो ग्रुप को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिक है, अभी मैं क्लियर करूंगा। स्क्रोफलोसो और कैंसरेसो दोनों ग्रुप तो कंप्लीट हो ही जाएंगे अभी। ये थोड़ा फ्लो में लाने के लिए भी है और थोड़ा एक लेवल को मेंटेन करने के लिए भी है, क्योंकि एक एक बेस सबका इक्वल हो जाएगा तो फिर डिजीज जो है सबके समझ में आ जाएगी। कुछ लोग नए भी हैं एक्चुअली। स्क्रोफलोसो ग्रुप में S1, S2, S3, S5, 6, S10, 11 और S12 ये ओरिजिनल रेमेडीज हैं। बाकी और रेमेडीज भी हैं, जैसे S4 है, S7 है, S8 है, S9 है, लेकिन वो कंपाउंड रेमेडीज है, मतलब वो कॉम्बिनेशन ही है। जो मैटी जी के बाद में मैटी जी के फॉलोवर्स ने, या जो उनके फॉलोवर्स नहीं भी रहे हैं, उन लोगों ने अपने तरीके से कुछ रेमेडीज को, कुछ मेडिसिन को ऐड किया है। ऐसे करके ये टोटल 63, 64, 65 तक रेमेडीज जो है वो बैठ जाती हैं। वैसे 60 बोलते हैं, 60 टोटल रेमेडी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ और रेमेडीज भी ऐड हुई हैं, जैसे एस्तेरा है, वेनेरिया ग्रुप में 2 रेमेडी है, पी ग्रुप में P8 लास्ट रेमेडी है। तो ऐसे 63, 65 के आसपास हो जाती हैं जो टोटल कंपाउंड है। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग मानना है, कंपाउंड रेमेडी ठीक है, वो ओरिजिनल रेमेडी को मिक्स करके ही बनी है। इस तरीके से तो अगर मैं अपने 200 फॉर्मूले बना लूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 200 अलग से रेमेडी ऐड हो जाएंगी। हाँ, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, इन कंपाउंड रेमेडी हैं, जिनमें रेमेडीज को मिक्स किया गया प्लस एक आध कोई प्लांट भी ऐड किया गया है, जैसे C11 में बेलाडोना को ऐड किया गया, और C12 में बेलाडोना को ऐड किया गया। उसी तरीके से जो कंपाउंड रेमेडी है वो थोड़ा सा उनको हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ओरिजिनल रेमेडीज की हम बात करेंगे। हम थोड़ा सा प्लांट बेस भी होके चलते हैं, क्योंकि अगर मैटी जी ने प्लांट्स को ऐड किया है अपनी रेमेडीज में, तो इसका मतलब प्लांट की प्रॉपर्टीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैटी जी ने प्लांट्स को पढ़ने के लिए, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ अभी, पिछले 3 या 4 ग्रुप से मैं, क्योंकि लगातार मैं हर्बल रेमेडीज जो हैं और दूसरे जो लिटरेचर हैं जो रिलेटेड टू प्लांट्स हैं, उनको मैं काफ़ी स्टडी किया, और लास्ट वाले बेसिक के क्लास में मैंने बहुत कुछ अलग से चीज़ें भी बताई हैं जो किसी मटीरिया मेडिका में नहीं है। इवन होम्योपैथी मटीरिया मेडिका में भी वो चीज़ें नहीं है। तो प्लांट्स को पढ़ने के लिए या प्लांट्स को समझने के लिए उसकी बेसिक प्रॉपर्टी सारी क्लियर होनी चाहिए। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ स्क्रोफलोसो 1 से, S1। स्क्रोफलोसो ग्रुप की फर्स्ट रेमेडी है, और संभवतः इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ऑथेंटिक लिटरेचर अवेलेबल नहीं है कि वो मैटी जी ने पब्लिश कराया हो या बताया हो, लेकिन संभवतः यही है कि S1 को ही सबसे पहले बनाया गया होगा। तो S1 रेमेडी है, बहुत इम्पोर्टेंट, या मैं बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की आप इसको मान सकते हैं। बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमेडी है, मतलब बहुत ज़्यादा जो बॉडी का कवरेज है वो स्क्रोफलोसो 1 का रहता है, S1। आप ये बोलें कि पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, मतलब पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका, पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, या कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बचता है जिसपे S1 काम नहीं करता है। अब अलग अलग जो हम यूज करते हैं डायल्यूशन, उसके बारे में बता देता हूँ। S1 को जब हम, क्योंकि ये क्लियर होना, अभी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम, एकदम से कोई सर्ज जैसा कुछ आया था। अभी आ रही है आवाज मेरी? यस सर। जी हाँ यस क्लियर आ सर। रही है। ठीक है, यस ठीक है, सर। म्यूट रखेंगे सब लोग, मैं आगे बढ़ूँ। तो ऐसे स्क्रोफलोसो 1 को हम जब थोड़ा पॉजिटिव में देने का यूज कर सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है लोगों को, हो सकता है कोई, क्योंकि अलग अलग चीजें। वो कौन है? ओप्पो A1 5S, म्यूट करिए। तो S1 क्या है, जब पॉजिटिवली हम इसको एडमायर करते हैं, किसी पेशेंट को देते हैं पॉजिटिवली, मतलब है जिसमें मेडिसिन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। हालांकि एक डायलूशन का बहुत अच्छा चैप्टर मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, जिसमें हमने बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से
मेडिसिन और जो व्हीकल है उसके रेशियो को उसमें बताया कि हम किसको पॉजिटिव मान सकते हैं, किसको नेगेटिव मान सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ये तो समझते ही हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव, न्यूट्रल और जो नेगेटिव डाइल्यूशन है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूज होता है। तो जब हम S1 को थोड़ा पॉजिटिव करके देते हैं तो ये फंक्शन को बढ़ाने का काम करती है, सीक्रेशन को बढ़ाने का काम करती है, ग्लैंड्स के सीक्रेशन को बढ़ाने का काम करती है। और जहाँ पे आपको लगे कि फंक्शंस जो है वो हाइपो हो रहे हैं या स्थिति जो है वो डाउन की तरफ है, किसी भी ऑर्गन की या फिर पूरे स्ट्रक्चर की, मतलब पूरे ह्यूमन बॉडी की भी, जैसे फेंटनेस होती है, जैसे लिथार्जीनेस होती है, ठीक है, और जैसे बेहोशी वाली जो कंडीशन होती है वहाँ पे, अनकॉन्शियसनेस वाली कंडीशन में हम S1 को जब पॉजिटिव में यूज करते हैं तो इन इन चीजों को वो इम्प्रूव करती है। लेकिन जैसे ही हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव करके ले जाने की कोशिश करते हैं, या एक तरीके से बोले कि मेडिसिन की जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है वो कम करते हैं, व्हीकल ज्यादा रहता है, तब ये स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करने की क्षमता रखती है। स्किन पे कोई दाने वगैरह निकले हुए हैं उसको ठीक करती है, इचिंग को बंद करती है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में कोई पेन है उसको ठीक करती है। इसके अलावा लेफ्ट साइड के आईज में कोई या हेड में प्रॉब्लम है, या लेफ्ट साइड के कान से भी जो कोई सिक्रेशन देखने को मिल रहा है, ये हमने नक्स ओमिका की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा लिया है, और ये होम्योपैथी की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है, ये प्लांट की प्रॉपर्टी है। वैसे कोकलेरिया और नक्स ओमिका के सिम्टम्स को जो S1 है वो कम्प्लीटली फॉलो करते हैं। थोड़ा और निगेटिव करके ले जाने से ये बहुत बड़े हुए फंक्शंस को भी इसमें मैनेज करते हैं, यानी कि हम 200 के आसपास की जो पोटेंसीज है उसकी बात कर रहे हैं। कहीं पे भी बहुत हाइपर एक्टिविटी, कोरिया की कंडीशन है या फिर पार्किंसंस की कंडीशन हो गई, वहां पे इस तरीके से दिया जा सकता है। खैर, अब हम S2 की बात करें तो अच्छा, S1 को कोई ऑर्गन स्पेसिफिक तरीके से आप नहीं देख सकते, हालांकि ग्लैंड्स की रेमेडी है। अगर आप बोलें कि भाई ग्लैंड्स के पूरी की पूरी फंक्शन पर कोई स्क्रोफुलोसो में कौन काम करता है, तो S1 है। लेकिन S2 भी काम करता है ग्लैंड्स पे, ऐसा नहीं, S5 भी करता है, लीवर भी तो एक ग्लैंड ही है, और S10 भी करता है। तो स्पेसिफिकली आप ग्लैंड्स की रेमेडी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली तो पूरे सिस्टम की रेमेडी है S1, इसलिए यूनिवर्सल रेमेडी भी उसको बोलते हैं। दूसरा S2 की हम बात करें तो S2 उन सभी ऑर्गन की फंक्शनल रेमेडी है जो होलो मस्कुलर टाइप के हैं, जो पाउच टाइप के हैं, जो ट्यूब टाइप के ऑर्गन है, ठीक है। चाहे वो कोई कैनाल देखने को मिले आपको, इवन जो एनल कैनाल होती है, मतलब पाइल्स में भी S2 बहुत अच्छा काम करता है, आप लोग देख के देखना कभी भी। इसके अलावा जो गोल ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, बहुत अच्छे से काम करती है S2, और हम उसको वहाँ पे यूज भी करते हैं हमेशा। वैसे ही सेम जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में S1 को बताया, वैसे ही S2 में भी हम यूज करते हैं। S2 को बहुत अच्छे तरीके से 200 में हम यूज कर सकते हैं। राजेश जी, वीडियो ऑफ कीजिए कैमरा। जैसे S2 200 को आप C2 के साथ जब देंगे तो जितने भी ये होलोमस्कुलर टाइप के या पाउच टाइप के ऑर्गन है, अगर कोई पेन है इसी में, किसी भी ऑर्गन में, केवल गोल ब्लेडर नहीं, इवन यूरिनरी ब्लेडर में भी अगर पेन की कंडीशन है, तो भी S2 को C2 के साथ देने से ये चीजों को जो है मैनेज करता है, वहां पे ठीक करने का काम भी करता है। बहुत ज्यादा वीडियो वगैरह चलने से फिर वापस डिस्कनेक्ट हो जाएगा। S3 की अगर हम बात करें, ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बस जल्दी से, ताकि हम फिर डिजीज पे कल से डिस्कशन कर सकें। S3 की हम बात करें तो S3 भी काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। स्किन पे मेनली हम इसको देखते हैं, लेकिन केवल स्किन नहीं, जेनाइटल ऑर्गन और म्यूकस मेम्ब्रेन, खासकर इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें आप S3 का यूज कर सकते हैं। इसलिए डायरिया में भी बहुत अच्छा यूज है इसका, और मेल रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं, मेल इवन फीमेल में भी खासकर यूरोजेनाइटल जो डिजीज है उसमें S3 काम करता है। और वैसे मेल में स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं, स्किन के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं, और सेंसरी फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए हम S3 का यूज करते हैं।
S5 की हम बात करें तो लीवर पे आप नंबर 1 तरीके से इफेक्ट देखेंगे उसका। लीवर के बाद आप स्किन की जो एपिडर्मिस लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो स्किन की लेयर होती है, उसमें कोई डिफॉर्मिटीज, कोई प्रॉब्लम देखने को मिले। हालांकि जब स्किन के डिजीज में लूंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें भी 6 लेयर होती हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके। और स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम ग्लैनुलोसम, इस तरीके से लगभग 6 से 7 लेयर उसमें होती है। उसमें भी लेयर बाय लेयर डिजीज हमें देखने को मिलती है। तो उन सभी 6 लेयर पे या पूरी एपिडर्मिस पे जो हमारी स्क्रोफलोसो 5 है वो काम करती है। इसके अलावा मसल्स पे काम करती है। और जो मोटर फंक्शन होते हैं, मतलब जो माइंड की तरफ से सिग्नल हमारे ऑर्गन की तरफ जाते हैं, उन सभी फंक्शंस को मैनेज, इसलिए पेन में भी अच्छे से S5 को हम लोग यूज कर पाते हैं। इवन मसल्स पेन हो और चाहे वो फिर जॉइंट्स पेन, सभी जगह आप इस तरीके से S5 का यूज कर सकते हैं। लेकिन किडनी के अलावा, सॉरी, लीवर के अलावा किडनी पे भी जो है S5, जैसे S5 निगेटिव होती जाती है उसका जो एरिया है वो बढ़ता चला जाता है। फिर लीवर के जो सबसे एडजेसेंट ऑर्गन तो है ही, लेकिन जो बहुत रिलेटिवली उसको फॉलो करता है वो किडनी ही है। जैसे हार्ट और लंग्स का रिलेशन है, वैसे ही लीवर और किडनी का रिलेशन है। तो इस तरीके से S5 को हम किडनी के फंक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। खासकर नेफ्राइटिस की कंडीशन कहीं देखने को मिले, किडनी फेलियर जैसी कंडीशन, वहां पे S5 काफी अच्छे से किडनी को चीजों को मैनेज करता है। S6 स्पेसिफिकली जो है रिलेटेड टू द किडनी है। और लेकिन इसके अलावा भी जो बोन डेंसिटी है उस पे भी S6 काम करता है। और क्योंकि किडनी पे काम करता है और पूरा का पूरा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उस पूरे फिल्ट्रेशन पे काम करता है, तो ये जो है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की भी अच्छी रेमेडी है। डिटॉक्सिफिकेशन में S6 का आप यूज कर सकते हैं। हालांकि S5 का भी हम करते हैं लीवर डिटॉक्सिफाई में, लेकिन क्योंकि किडनी के थ्रू चीजों को बाहर निकालना होता है तो S6 का सिलेक्शन वहां पे बनता है। S10 स्क्रोफलोसो 10। S10 मोस्टली जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए यूज होने वाली रेमेडी है, जो अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम है उनको रिलीफ करती है, उनको सही करती है, क्योर करने का काम करती है। लेकिन इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम के थ्रू भी ये फीवर को डाउन करती है, हाइपोथैलेमस पे वर्क करती है। इसके अलावा जो सेरिब्रम और सेरिबेलम, इवन जो हाइंड ब्रेन है, उसके भी अलग अलग पोर्शन पे जो है S10 का इफेक्ट हम देखते हैं। इसलिए वेगस नर्व के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम में भी S10 इफेक्टिव है। हालांकि S11 ज्यादा अच्छे तरीके से वेगस नर्व की जो प्रॉब्लम है उनको उन पे काम करती है, लेकिन S10 को भी यूज किया जा सकता है। जैसे कई बार जो हिकअप होता है, हिचकी होती है, उसमें भी काम करती है S10 C15 के साथ में लग के। S11 के जो प्लांट है उनकी प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं विटामिन सी की डेफिशिएंसी को भी पॉजिटिव में देने से ये ठीक कर सकती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम के और खासकर जो क्रेनियल नर्व्स के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है, वेगस नर्व के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है, उनको जो है ये ठीक करती है। और इसलिए उल्टी आने, चक्कर आने जैसी कंडीशन में हम S11 का यूज करते हैं। इसके अलावा जो मान लो कोई किसी चीज का आदी हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट हो जाता है किसी चीज पे, उस प्रॉब्लम को भी S11 बहुत अच्छे से काम करती है। अजमल जी, आप अपना कैमरा ऑफ कीजिए प्लीज, मैं 2 बार आपका कैमरा ऑफ कर चुका हूँ। तो इसलिए S11 को, इसलिए आवाज सही आ रही है ना मेरी? कोई जी एक सर। बोलिए। यस कोई सर, हाँ यस सर। सर। चैट में लिख रहे हैं यस सर। मेरी आवाज सही है? यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। ओके। तो इस बिहाफ पे हम S11 का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, चाय, अल्कोहल, इन सभी की आदत को छुड़ाने के लिए भी S11 को अगर आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टी में S11 बहुत अच्छे से काम करता है। स्क्रोफलोसो 12 मतलब S12 S12 मोस्टली हम इसको आंखों की प्रॉब्लम के लिए देखते हैं। और आई से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम में तो हम इसको यूज करते ही हैं, चाहे आई की फटीग है या फिर कैटरेक्ट, किसी को ग्लूकोमा है, उन सभी कंडीशन को। लेकिन इसके अलावा भी आप इसको हेडेक में यूज कर सकते हैं।
खासकर वो हेडेक जो आईज से एसोसिएटेड हो, ये ध्यान रखना है। देखो बेलाडोना C13 में भी है और S12 में भी है। तो C13 का यूज हम कब करेंगे, अगर बेलाडोना की प्रॉपर्टीज को हमें देखना है, और S12 का कब यूज करेंगे। तो क्योंकि एसोसिएशन जो S12 का है वो आईज के साथ में है, तो ऐसा हेडेक या कोई ऐसा माइग्रेन जो आईज पे सेटल होता हो, या आईज से स्टार्ट होके टेम्पोरल किसी रीजन पे या वर्टेक्स पे कहीं पे भी सेटल होता हो, क्राउन एरिया में सेटल होता हो, आप वहां भी S12 का यूज करके देखना। जो भी हेडेक का फॉर्मूला बनता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आइज का इन्वॉल्वमेंट है, आई साइट डीम हो जाती है हेडेक के टाइम, ऐसा बहुत बार होता है, तो आप वहां पे S12 को भी इंटरमिटेंटली यूज करें। मेरी जो यूएसपी है, या जो आप बोले कि जो एक स्पेशलिटी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को पिछले लगभग 1 साल से, 1 साल होने वाला है, 10 महीने लगभग हो चुके हैं। तो उसमें ये है, वैसे तो मेरा जो प्रोफेशन है वो अ, मतलब एज ए होम्योपैथ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ भी अब लगभग 5 साल से, लेकिन बीच बीच में मेरे बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं, मैं मतलब एसोसिएट रहा हूँ बहुत सारे पैरामेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनसे, तो वहाँ काफ़ी सारे लेक्चर्स मेरे कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। इवन कुछ सालों तक कंटिन्यूअस भी मैंने जो टीचिंग करी है, खासकर जो पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको। और इस वजह से जो थोड़ा सा मेरा समझाने का तरीका है वो एक बिल्कुल टीचर जैसा लगता है, क्योंकि एक्चुअली वो काम मैंने कंटिन्यूस, भले ही थोड़ी देर किया, लेकिन कंटिन्यूस उसको किया है लगातार लगभग 15 सालों से। तो S12 की मैं बात कर रहा था, इसलिए आप, हाँ, मैं यूएसपी तो इंटरमिटेंटली मैं मेडिसिन को प्लांट बेस पे यूज कराता हूँ। वेन 1 को, S1 को, L1 को, ठीक है, S12 को, C13 को, इनको मैं इंटरमिटेंटली, मतलब जो फॉर्मूला बनता है वो तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि भले ही वो उस ऑर्गन से एसोसिएटेड ना हो, लेकिन जब हमने रेमेडी पढ़ी थी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मटीरिया मेडिका में ही ये सारे फंक्शन, मैं कहीं बाहर से नहीं उठाता हूँ, ऐसा नहीं कि होम्योपैथी के बेस पे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ S12 का, नहीं। आप वो पुरानी से पुरानी बुक पढ़ लीजिए, आपको हेडेक की जो जिसमें प्लांट्स के बारे में भी लिखा होगा, उस बुक की बात कर रहा हूँ। उस बुक में जरूर लिखा होगा कि S12 को हेडेक में यूज किया जाना चाहिए। खैर, अब स्लास की बात करते हैं। स्लास भी एस ग्रुप से एसोसिएटेड माना जाता है, बहुत सारी जो बुक्स हैं उसमें, और मोस्टली इसको जो है पाइल्स के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है स्लास को। लेकिन एक्चुअली स्लास जब हमने पढ़ा या देखेंगे तो स्लास में ऐसी प्रॉपर्टी भी है जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एक्सटर्नल यूज करने पे ये काम करती है। तो इसको आप जो है हेयर ऑयल में या हेयर में नॉर्मली जो सॉल्यूशन कुछ बनाए हेयर को वॉश करने के लिए, उसमें आप स्लास का यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नली मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनली तो फिर वही है, कॉन्स्टिपेशन के लिए और पाइल्स के लिए हम मोस्टली सलास का यूज करते हैं। इसके बाद हम अगर ए ग्रुप में आए, ए ग्रुप में A1, A2 और E3 तीन रेमेडीज हैं। और यहाँ हम इनको फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे जिस तरीके से नॉर्मली बताया गया कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट A1, राइट साइड ऑफ द हार्ट A2, और जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है या कंप्लीट हार्ट पे जो काम करती है, हार्ट की मसल्स पे काम करती है, ठीक है, और वो है A3 वो रेमेडी। अलग अलग डिजीज में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं जो प्रैक्टिकल यूज है कि आर्टियल प्रॉब्लम के लिए, मतलब आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, हालांकि ये भी वही है, आर्टरीज भाई लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से वो बाहर निकल रही है हमारी, तो वहाँ पे A1 का यूज करें। और वेनस सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे A2 का यूज करें। और A3 में जो कंप्लीटली डायरेक्ट हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे पेल्पिटेशन हो गई, जैसे एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस के बाद पेल्पिटेशन देखने को मिलती है, घबराहट जैसी जो स्थिति बनती है वो चीज़ हो गई, या फैटी हार्ट है, हार्ट की जो मसल्स है वो, मतलब हार्ट का साइज बढ़ने की कंडीशन हो गई, कोई वेल्वुलर वाल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हार्ट में देखने को मिल रही है, C5 और A3 बहुत अच्छी रेमेडी है हार्ट की जो वेल्व की प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए। इसके अलावा जैसे ब्लड क्लोटिंग है कहीं, वहाँ पे आप A3 का यूज भी कर सकते हैं और A1 का यूज भी कर सकते हैं। हालांकि ये
कंप्लीटली जो इनके प्लांट हैं उन पे डिपेंड करता है लेकिन फिर भी क्योंकि आर्निका मोंटाना बहुत अच्छी रेमेडी है क्लोटिंग के लिए, क्लोटिंग को ठीक करने के लिए। और ये मतलब कहीं सर्कुलेशन बढ़ाने का काम भी करती है और उसको जो है ये बैलेंस करने का काम भी करती है। तो वो A1 में भी है और A3 में भी है। पेन किलर भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम एज ए पेन किलर यूज करते हैं इंटरनली यूज करने के लिए, तो हम A1 के बजाय A3 का सिलेक्शन करते हैं। हमारी चीजें वही रहती हैं कि भाई आर्निका को हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन जब एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं खासकर बोन के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, तो आप A1 का यूज करिए A3 के बजाय, और A2 के बजाय A1 वहां ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन अगर स्किन की प्रॉब्लम दिखे, स्किन की प्रॉब्लम में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से अगर ए ग्रुप का सिलेक्शन आपको करना है, तो A2 का मोस्टली वहां पे सिलेक्शन रहता है। फिर चाहे वो कोई स्किन पे कोई गांठ दिख रही है आपको, मतलब कोई जो है लाइपोमा टाइप जैसी ट्यूमर टाइप कंडीशन है, तो भी हम A2 का सिलेक्शन करते हैं। या कोई जो है एक्जिमा मतलब डर्मिटाइटिस जैसी कंडीशन है, तो भी हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से A2 का सिलेक्शन करते हैं। ये समझिए आपको कि ये ब्लड सर्कुलेशन की रेमेडी हो गई। अब जो लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन की जो रेमेडी है, वो हो गई हमारी L1। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि S1, L1 और A3 तीन रेमेडी जब आपस में मिलती हैं, तो ये सबसे बेस्ट व्हीकल बनता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। किसी भी ऑर्गन में आपको कोई रेमेडी भेजनी है उसकी डिफॉर्मिटीज को क्लियर करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को बैलेंस करने के लिए, तो आप उस रेमेडी को एक, मैं पहले से ही बोलता हूँ, एक गाड़ी में बिठाइए और वहां पे उसको भेजने का काम करिए, और वो गाड़ी है L2। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाके अगर कोई रेमेडी काम करती है किसी व्हीकल के थ्रू, तो वो L2 है। L2 से बढ़िया कोई व्हीकल आपको नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि इसको मैंने और मॉडिफाई किया है। मैंने इसको और मॉडिफाई ऐसे किया है कि हर जगह S1, L1, A3 ना दिया जाए, तो हम ऑर्गन वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे S2, L1, A3, S5, L1, A3, S3, L1, A3, S6, L1, A3, S10, L1, A3, S11, L1, A3 और S12, L1, A3। इस तरीके से आप कभी भी यूज करके देखिए, आपको कभी भी निराशा नहीं मिलेगी और कभी भी फेल नहीं होंगे आप ऑर्गन को पहचानिए, ऑर्गन वाइज मैंने बता दिया, और इस तरीके से सिलेक्शन करके अब इनके साथ सी ग्रुप ऐड करिए आप। जो भी सी ग्रुप की रेमेडी आपको दिखती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इलेक्ट्रिसिटी जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके तरीके से ऐड करिए। वैन वन, वर वन, F1, इसमें से जो सिलेक्शन बनता है वो आप यूज करिए। तीनों भी करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी फॉर्मूले में। फॉर्मूला बनाना ही मेडिसिन तो 38 ही है, कितना टाइम लग रहा है समझने में। अगर आप अच्छे से पढ़ने बैठोगे तो 8 से 10 दिन में सारी रेमेडी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मेन चीज आती है कि कब सिलेक्शन करना है, कौन सी रेमेडी बनानी है। डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो इसी तरीके से सीखना होगा, जैसे मैंने बताया। डिपेंडेंसी तभी खत्म होगी, अदरवाइज लोग आपको डिपेंड ही करते चले जाएंगे, डिपेंडेंसी कभी खत्म नहीं होगी। तो हुनर सीखना है, किसी चीज को कंप्लीटली सीखना है, तो उसमें अंदर जाके ही सीखना पड़ता है। और तरीका मैंने आपको बता दिया। L1, A3 को ऐड करिए एस ग्रुप के साथ में, सी ग्रुप ऐड करिए, इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायर्ड है वो ऐड करिए, पांचों इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ लीजिए, कौन सी ऐड करनी है वो ऐड कर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो W ऐड करिए। ठीक है, बर्निंग है, ब्लीडिंग है, B ऐड करिए, इन्फ्लामेशन है, पेन है, पस फॉर्मेशन है, सीक्रेशन है, G ऐड करिए, कहीं पे ड्राइनेस है, एक्सेसिव ड्राइनेस की कंडीशन है, इचिंग है, Y ऐड करिए, रिलैक्स देना है कहीं पे, Y ऐड करिए, कहीं पे सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है उसको कम करना है, पेन है, RE ऐड करिए। इस तरीके से आप उसमें, हालांकि मैं बताऊंगा अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर तैयार करें मैंने, पहले 2-3 लेक्चर, और इन पहले 2, 3 या 4 लेक्चर को मैं ओपन भी रखने वाला हूँ। मतलब ये आप सब लोगों को तो मिलेंगे ही, इसके अलावा भी और जो मेरे ग्रुप हैं उनमें ये लेक्चर मिलेंगे। उसके बाद फिर जो जितने भी लेक्चर लेक्चर हैं वो सब प्राइवेट रहेंगे, वो केवल आपके ग्रुप में आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग जो उनकी है। अभी लगभग 1 मिनट बाद वीडियो एंड हो जाएगी, उसके बाद आप सब लोग दोबारा जो है कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन करेंगे। ए ग्रुप का हो गया, स्लास हो गया, एस ग्रुप हो गया, एल हो गया। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो अगर हम ग्रुप लें अपना, मान लो हम एफ ग्रुप की बात करें, फेब्रिफिको जो ग्रुप है, इसमें F1 और F2 दो रेमेडी हैं।
मोस्टली तो F1 को इंटरनली और F2 को एक्सटर्नली यूज किया जाता है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं। अगर कहीं पे F1 काम नहीं कर रही है, F ग्रुप आपको देना है, तो आप उसकी जगह F2 को भी ऐड कर सकते हैं। या F1 को देते देते काफी दिन हो गए, वहां पे एज ए चेंज आप F2 देंगे तो आपके रिजल्ट में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा हमेशा। ये ध्यान रखना चाहिए। F1 और F2 में ऐसा कई बार मैंने ऐसा देखा है। और बाकी अभी डिस्कनेक्ट होने के बाद दोबारा कनेक्ट करते हैं। म्यूट रहिएगा, लेकिन सब जो भी कनेक्ट होंगे दोबारा अपने कैमरा और माइक को ऑफ रखिएगा, फिर डिस्टरबेंस होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। सर एक क्वेश्चन था। अब डिस्कनेक्ट हो जाएगी सर। आवाज मेरी बंद थी सर, बोलूंगा तभी तो आएगी। एफ ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और लगभग 80% फॉर्मुलेशन में F1 को या कॉम्बिनेशन में हम F1 को ऐड करके चलते ही हैं। लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली आप देखें तो नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम देखने को मिले, एक और ध्यान रखेंगे, सर्कुलेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी रेमेडी है F1। सर्कुलेशन की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और डायग्नोस का हिस्सा होता है ये, डायग्नोसिस का हिस्सा होता है सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या। और आप, मैं बता रहा हूँ, कोई सर्कुलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिले जैसे पेन। पेन का मतलब क्या है? पेन का मतलब यही तो है कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, चाहे किसी भी वजह से वहां पे फिर टिश्यू का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। कारण कुछ भी रहे, चाहे डिजीज अर्थराइटिस रहे और ऑस्टियोआर्थराइटिस रहे, एक्चुअली जो अगर आप ढंग से देखेंगे तो एक्चुअली यही है कि ट्रांसपोर्टेशन जो ऑक्सीजन का है वो बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है। इवन कैंसर भी यही यही सेम स्थिति होती है कैंसर की भी, जहाँ पे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, फिर एबनॉर्मल चीजें वहां पे स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऑक्सीजन मतलब प्राण वायु का पहुंचना हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन की कहीं भी प्रॉब्लम देखिए, आप F1 को यूज करिए। F1 के 1000 को आप इंटरमिटेंटली दीजिए सभी पेन के पेशेंट को, किसी भी टाइप का पेन हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी एग्रेवेशन नहीं होगा, ये गारंटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इंटरमिटेंटली यूज करिए, वीकली दीजिए, हफ्ते में 2 बार दीजिए या मंथली दीजिए, और आपके जो रिजल्ट हैं वो बढ़ जाएंगे। हमेशा पेन में आपको कहीं पे नंबनेस है, कहीं पे झुनझुनी जैसी चीज नजर आ रही है, ठीक है, पेन जो है शिफ्ट कर रहा है, रेडिएट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, आप F1 को यूज करिए। हमेशा F1 के 200 या 1000 जो भी आपके पास है आप उसको यूज करिए। स्किन की बहुत सारी कंडीशन है, वहां पे भी आप F1 को यूज कर सकते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम माइंड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम में F1 हमेशा जो है काम आता है। फीवर की कंडीशन हो गई, ठीक है, ऐसे ही F2 भी है। F2 में बहुत अच्छी दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसको एक्सटर्नली अप्लाई करने से ये फीवर भी डाउन करता है, स्किन की जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन रखने का काम करता है, प्लस जो इरप्शन स्किन पे आते हैं उसको भी ठीक करने का काम करता है, पेन को ठीक करता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, टेम्परेचर को डाउन करता है एक्सटर्नल अप्लाई करने से। इसलिए फीवर में हम F2 का सोल्यूशन जो है लगाते हैं। वीडियो और माइक ऑफ रखिएगा सभी, बार बार। चलो आज तो फर्स्ट डे है, लेकिन आगे से सब लोग ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद हम वर्मीफिगो ग्रुप में आते हैं। तो वर्मीफिगो में 2 रेमेडी हैं, वर1 और वर2। ये भी F1 F2 की तरह किए जा सकते हैं और किए जाते हैं, और करना भी चाहिए कि वर1 और वर2 को इंटरनली भी यूज करना चाहिए। वर1 को मोस्टली करते हैं, वर2 को एक्सटर्नली। बहुत सारी पुरानी बुक में यही लिखा गया कि वर2 को केवल एक्सटर्नली, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टमक में कोई पेन रहे, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, इवन कोई पैराजाइट पैराजाइटिस से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, वहां पे वर1 से अच्छा वर2 काम करता है इंटरनली देने पे। या फिर पेट में कीड़े, इंटरनली आप वर2 को दीजिए, वर1 से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। और एंटी स्पाज्मोडिक है, हालांकि डायलेट भी करता है वर1 जो है, जो वेसल्स होती है उनको, वाई के साथ जब दिया जाता है। एंटी एलर्जिक है वर1 और वर2 दोनों। वर1 ज्यादा एंटी एलर्जिक है, खासकर जब ये वाई के साथ होता है। वाई के साथ जब वर1 ऐड होता है तब ये
जो है डायलेटर के तरीके से भी काम करता है, और जब पी ग्रुप ऐड हो जाता है तो ये ब्रोंको डायलेटर भी हो जाता है। ये फंक्शनिंग है जो मिला के काम करती है, इसको हमें समझना है, ये हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। वर्बन और वाई को जब यूज करते हैं एंटी एलर्जिक है ये, जब पी ग्रुप ऐड हो जाता है तो ब्रोंको डायलेटर हो जाता है, और नॉर्मल जो वेसल्स डायलेशन का काम भी वर्बन करता है वाई के साथ मिलकर, क्योंकि वाई अपने आप में जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज जो बॉडी में होते हैं, उनको रिलैक्स करने का काम वाई करता है, साथ में वर्बन भी उसके रहती है। एंटी एलर्जिक मैंने आपको ये बता ही दिया है। साथ में ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करते हैं, दोनों को एक साथ ही बता रहा हूँ, वर्वन और वर्टू। कॉन्स्टिपेशन को भी ये रिलीव करते हैं, और क्योंकि वही बताया मैंने कि जो पेरिस्टाल्सिस हैं जो इंटेस्टाइन के, उसको इम्प्रूव कराने में, हालांकि स्लास भी करता है उस काम को, C10 भी करता है, लेकिन बिना वर्मीफिगो ग्रुप के आप इस काम को कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। इसलिए वर्बन ग्रुप ऐसी सारी प्रॉब्लम में ऐड होना जरूरी है। हालांकि अगर जब ये डायलेटर है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ये डायलेटर है तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा पॉजिटिवली देने से ये ब्लीडिंग को प्रमोट कर सकता है। इसलिए ब्लीडिंग के केस में वर्बन को D10 से नीचे देने से पहले थोड़ा सा सोचा जाता है, थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है कि भाई वर्बन जो है ये डायलेशन का काम जरूर करेगा, चाहे ये बी के साथ में जाए, चाहे ये वाई के साथ में जाए, चाहे डब्ल्यू के साथ में जाए। तो इसलिए इसको D10 के आसपास ही यूज करना चाहिए। कई बार पाइल्स के केस में वर्वन या वर्टू देना जरूरी हो जाता है, ऐसा लगता है, तो मैं बोलूंगा कि वर्वन के बजाय वर्टू का यूज करिए आप। वर्वन ज्यादा जो एक तरीके से डायलेटर का काम करता है, तो वहां पे वर्टू का सिलेक्शन करिए, D10 में आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्वन हाँ डायलेट करता है, इसलिए आप अलग अलग जगह देखेंगे, पढ़ेंगे कि ये इससे ब्लीडिंग प्रमोट हो सकती है, उसका कारण यही है। ये हमारा वर्मीफिगो ग्रुप हो गया। वेनेरिया ग्रुप में वैन वन एक रेमेडी आती है, ओरिजिनल रेमेडी, और ये यूरोजेनेटल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिजीज होती है, जो हेरिडिटी डिजीज है, जो फैमिली में रन कर रही है किसी को, उन सारी प्रॉब्लम को वेनेरिया जो वन है, जो वैन वन है, उससे हम यूज करते हैं। वैन वन को भी बहुत ज्यादा मैं यूज करता हूँ हायर पोटेंसी में, F1 S1 और वैन वन तीन, और S5, ये चार रेमेडी काफी ज्यादा मेरे पास लगती है। मेरे क्लिनिक पे भी ग्लोबल में काफी खर्च होती है ये चारों रेमेडी, हायर पोटेंसी में 200 में भी और 1000 में भी, क्योंकि आपको वेनेरियल जो डिजीज है वो, प्लस जो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी जो डिजीज है वो सप्रेस हुई है, स्किन डिजीज किसी ने सप्रेस करी है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। अगर स्किन डिजीज किसी की सप्रेस हुई है, या कोई वेनेरियल डिजीज सप्रेस हुई है, कोई गोनोरिया जैसी, सिफिलिस जैसी कोई प्रॉब्लम को सप्रेस किया गया है एलोपैथी रेमेडीज से, इवन कोई इनहेलेंट्स जो एलर्जीज होती हैं उनको भी एंटी एलर्जिक रेमेडीज या स्टेरॉइड्स वगैरह देके किसी को सप्रेस किया गया है, तो आपको S1 और वैन वन को हमेशा याद रखना है। हायर पोटेंसी में एक एक डोज दे दीजिए चाहे आप पेशेंट को, या आप उसको अलग बना के दे दीजिए कि भाई एक आज लेनी है, एक 8 दिन बाद लेनी है, इस तरीके से दोनों को आप देंगे तो ये सप्रेशन के जो साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिए स्किन डिजीज को सप्रेस किया गया होगा तो उसको इनहेलेंट एलर्जी जरूर होगी। 80% पेशेंट को एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ड्राई कोफ, वोपिंग कफ, ऐसी प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलती है कभी ना कभी, जिनकी स्किन डिजीज को सप्रेस कराया जाता है। तो ये इस सप्रेशन के जो डिफॉर्मिटीज हैं, इसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है, उनको ठीक करती है S1 और वैन वन। क्योंकि कोई भी डिजीज जब सप्रेस होती है तो समझिए वो बहुत डीप सीटेड हो जाती है, जैसे जिस तरीके से DNA में कोई जेनेटल जो जेनेटिक है वो जो जेनेटिक डिजीज है वो पहुंच जाती है। तो ऐसे ही इन सभी प्रॉपर्टी को, सभी प्रॉब्लम को जो वेनेरियो रेमेडी है वो आपके ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। तो इस तरीके से वैन वन को आपको यूज करना है। इसके अलावा जो फीमेल डिजीज है उनकी बहुत अच्छी रेमेडी है वैन वन, सी ग्रुप के साथ, C1 और C2 के साथ बहुत अच्छे से काम करती है। मेल मेल की भी, केवल फीमेल नहीं, मेल मेल की भी, चाहे वो प्रीमेच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम रहे, या लो इरेक्शन की प्रॉब्लम रहे, चाहे लो जो मूड स्विंग हो, या लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, उन सभी कंडीशन में भी वेनेरियो
दूसरी एस और सी ग्रुप के साथ मिलके काम करता है। इसके बाद वेनेरिया के बाद हम पी ग्रुप में जाए तो पी ग्रुप में P1, P2, P3 और P4 4 ओरिजिनल रेमेडीज हैं। इनको भी मैंने पिछली जो पुराना ग्रुप है उसमें भी बताया था कि आप इन पी ग्रुप को कई तरीके से आप इलेबरेट कर सकते हैं या कई तरीके से डिस्टिंग कर सकते हैं आप इनको। ये P1, P2 और P3, अगर P2 को मैं अलग निकाल दूं तो P2 में कुछ C2 के प्लांट्स भी ऐड किए जाते हैं। तो P2 केवल ब्रोंकियल रेमेडी नहीं, वो साथ में डिस्ट्रक्शन की या टिश्यू रेमेडी भी बन जाती है बिकॉज ऑफ C2, खासकर कोनियम मैकुलेटम की वजह से। मतलब पी ग्रुप के जो प्लांट्स हैं उनमें जब कोनियम मैकुलेटम ऐड किया जाता है, मतलब P2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन की, ओवर ग्रोथ की, कहीं पे सडन गलन जैसी प्रॉब्लम हो रही है उसकी रेमेडी भी बन जाती है वो। तो P1, P3 और P4 की हम बात करें तो इसको हम एज वाइज भी जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई जो P1 है वो मेल की रेमेडी हो गई, एडल्ट मेल की रेमेडी हो गई, और P3 जो है वो 12 साल से छोटा मेल फीमेल कोई भी रहे और लेडी, मतलब सॉफ्ट जिनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनकी रेमेडी हो गई, और वो बच्चों के और लेडीज के ही होते हैं, मतलब फीमेल के होते हैं। P4 जो ओल्ड एज की रेमेडी हो गई, चाहे मेल फीमेल कोई भी रहे। इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की फर्स्ट स्टेज की रेमेडी, फर्स्ट स्टेज की प्रॉब्लम कफ कोल्ड कोराइजा जैसी, तो उसमें P1 का सिलेक्शन करते हैं। सेकंड स्टेज में आ जाती है तो P2 का करते हैं, जब एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल प्रॉब्लम सारे देखने को मिलते हैं। थर्ड स्टेज में आ जाती है जहाँ पे कोई किसी टाइप का सिक्रेशन भी होने लगता है, सिक्रेशन का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, ठीक है, डार्किश कलर की तरफ चला जाता है, चाहे वो म्यूकस भी क्यों ना हो, तो हम P3 का सिलेक्शन करते हैं। लास्ट स्टेज में जाती है जब ऑर्गन डैमेज होने की मतलब टिश्यू एक पर्टिकुलर एरिया के बजाय पूरे ऑर्गन में डैमेज स्टार्ट हो रहा है, जैसे टीबी हो गया, जैसे क्रोनिक एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गई, वहां पे जैसे फाइब्रोसिस हो गया, फिर हम P4 का सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब स्टेज वाइज भी कर सकते हैं, और इसको आप जो है जो जेंडर वाइज भी इसको आप यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसको अलग अलग बुकों में भी लिखा गया और यूज करते भी हैं लोग, और उसी तरीके से रिजल्ट भी आता है। तो P1, P2, P3 और P4 ये हमारी 4 रेमेडी होगी। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं, जैसे ड्राई कोफ है, ड्राई कोफ के लिए हम P3 का यूज करें तो बहुत अच्छे से काम करता है। प्रोडक्टिव कोफ के लिए P4, P1 अच्छे से काम करता है। तो ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे सीखनी होंगी, प्रैक्टिस में आएंगी। आगे हम जो डिजीज पे डिस्कस करेंगे तब भी ये सारी चीजें आएंगी। तो ये हमें बहुत जरूरी हो जाती है सारी चीजें, उस तरीके से ही चीजों को देखना। अब हम सी ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। सी ग्रुप और इलेक्ट्रिसिटी दो बच गए हमारे। सी ग्रुप को पूरा अभी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिस एस के शर्मा जी, इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला था मैसेज बाद में करेंगे आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी पे कल डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा मैं। फिलहाल सी ग्रुप कंप्लीट करते हैं हम। कैंसेरेसो 1, C1, यूट्रस की नंबर 1 रेमेडी मैंने पहले ही बताया था। हैबिचुअल जो एबॉर्शन किसी को देखने को मिलता है वहां पे टॉप रेमेडी है। और अभी मैं आपको बताऊं 3 से 4 बार एबॉर्शन, एक 3 या 4 बार के एबॉर्शन लेडी को मैंने 1000 जो है महीने में 2 बार 2 डोज दी हैं। और मोस्टली सेकंड मंथ में प्रॉब्लम हो जाती थी, अब थर्ड मंथ चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब C1 ने वहां पे बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे कई सारे केसेस में मैंने दिया है, ये तो अभी रिसेंटली केस मैंने आपको बताया। इसके अलावा पॉजिटिव में देने से ये जो है एक तरीके से जो लेबर पेन होता है उसको मेंटेन करती है, प्रोड्यूस करती है, और डिलीवरी में जो है वो हेल्प करती है। इसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी रेमेडी है। C1 ध्यान रखेंगे, ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से अपोजिट फंक्शन पे C1 आ जाती है। मतलब जब इसको हम यूज करते हैं, खासकर निगेटिव करके जब C1 को देते हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, और अलग अलग ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन हो गए, खासकर वो सिक्रेशन जो या तो हार्मोन निकलते हैं उनसे, या फिर हार्मोन के प्रोडक्शन को वो एक तरीके से कंट्रोल करते हैं, उन सभी जगह C1 बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए हेडेक में, मूड स्विंग होने में, डिप्रेशन में, इंसोमेनिया में, जहाँ पे अलग अलग हार्मोन के सिक्रेशन से प्रॉब्लम होती है,
चाहे बढ़ जाने से चाहे कम हो जाने से, वहां सब जगह आपको C1 का सिलेक्शन करना है। ये बहुत शॉर्टली मटीरिया मडिका में टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारे सिलेक्शन में आपको ये आज का लेक्चर हेल्प देगा, केवल आज का लेक्चर ही। इस तरीके से हम C1 का यूज करते हैं इवन, क्योंकि अगर आप ईचिंग का अगर पाथवे देखेंगे ना, ईचिंग की पैथोफिजियोलॉजी देखना, आप ईचिंग का पाथवे देखेंगे तो वो ईचिंग को हाइपोथैलेमस तक लेके जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस तक लेके जाएगा, उनका रोल आपको देखने को मिलेगा। तो C1 को जब आप 30th के आसपास देंगे, तो ये जो ड्राई इचिंग होती है ना लोगों को, खासकर रात को कपड़े उतारने के टाइम पे ड्राई इचिंग देखने को मिलती है, या किडनी की प्रॉब्लम की वजह से भी। लीवर की जो इचिंग है वो अलग है लीवर डिजीज में, लेकिन किडनी से रिलेटेड डिजीज हो गई, या फिर ऐसे ही नॉर्मल जो है डिहाइड्रेशन होने की वजह से, कम पानी पीने वाले लोगों को, या फिर ड्राइनेस वगैरह जो स्थिति है, उन लोगों को C1 आप देके देखिए, C1 और वेन वन दोनों 30th के आसपास, तो वो ड्राई इचिंग में काफी हेल्प करता है। C2 की हम बात करें, C2 वहीं पे S2 जिन ऑर्गन की फंक्शनल रेमेडी है, C2 उन सभी ऑर्गन की स्ट्रक्चरल रेमेडी है। सारे होलो मस्कुलर ऑर्गन, सारे ऐसे ऑर्गन जिनके बीच में कैविटी होती है, उन सब जगह ये काम करती है। लेकिन इसके अलावा भी जो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत म्यूकस मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन पे भी इसका वर्क आपको देखने को मिलेगा। इन ऑर्गन के अलावा C2 को आप देंगे तो इन सभी ऑर्गन की छोटी से बड़ी सभी, इवन कैंसर में भी आप लोग C2 का यूज करेंगे सभी, चाहे वो यूट्रस रहे, चाहे वो यूरिनरी ब्लेडर रहे, और चाहे ट्यूब वाली फैलोपियन ट्यूब भी चाहे आपको देखने को मिले, चाहे आपको कोई कॉमन बाइल डक्ट देखने को मिले, ठीक है, या नॉर्मल जो सिस्टिक डक्ट है वो देखने को मिले, कोई भी डक्ट है मतलब पाइप टाइप का ऑर्गन है, वहां भी आपको C2 का सिलेक्शन करना है। पैनक्रियाज पे भी C2 C10 दोनों काम करते हैं, स्प्लीन पे भी C2 C10 दोनों काम करते हैं, तो वहां सिलेक्शन हमारा उसी तरीके से हो जाएगा। C3 फिर वही S3 के आप S3 के साथ एसोसिएट करिए, आपको S3 की काउंटर पार्ट है ये C ग्रुप में, और इसलिए ये मसल्स पे काम करती है, जेनेटल ऑर्गन पे काम करती है, और स्किन की सभी कंडीशन पे काम करती है। खासकर जो जैसे S5 है वो एपिडर्मिस लेयर पे काम करता है, S3 जो है S ग्रुप में, शायद मैं भूल गया, S3 जो है वो डर्मिस लेयर पे, डीप स्किन लेयर पे काम करती है। ऐसे ही C3 भी डर्मिस लेयर पे, मतलब डीप स्किन लेयर जो है उस पे काम करती है। इसके अलावा सेंसरी जो फंक्शन है, जैसे S5 मोटर फंक्शन को करता है, और S3 जो है वो सेंसरी फंक्शन को, मतलब जो जो सेंसेशन, जो सिग्नल्स हमारे टच के जो फॉर्मेट होता है उससे, या किसी भी तरीके से हमारे माइंड तक पहुंचते हैं, उनको हम सेंसरी सिग्नल बोलते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जाती है माइंड की तरफ, उन सभी की फंक्शनिंग को S3 देखता है, और S3 और C3 दोनों उस पर काम करते हैं। C3 के बाद C4 है। C4 ओस्टियोब्लास्ट मतलब हड्डी का बनना, ओस्टियोसाइट्स जो हैं, जो हड्डी की सेल्स होती हैं, उनका बनना। और आप जानते हैं सेल्स बनती हैं तो खुद ब खुद डिस्ट्रक्ट भी होती है। भाई कोई चीज पुरानी होगी तो वो खत्म होनी भी जरूरी है, तभी नहीं आएगी उसकी जगह। तो ये रीजनरेशन हड्डी का, ये सब में C4 बोन मैरो पे काम करती है। इसके अलावा केवल इंटरनल बोन नहीं, एक्सटर्नल बोन हो गए, जैसे हमारे नेल और जो हेयर हो गए, वहां पे भी C4 बहुत अच्छे से काम करती है। पाइल्स पे C4 का सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ड्राई पाइल्स पे बहुत अच्छे से काम करती है, इवन ब्लीडिंग पे भी, लेकिन ड्राई पे तो C4 बहुत अच्छी रेमेडी है। जब वैन 1G के साथ में देते हैं हम A2C4 वैन 1G D10 में या D30 में, साथ में S2 भी ऐड कर दो तो सोने पे सुहागा जैसी चीज हो जाती है। तो C4 का सिलेक्शन ऐसे आप कर सकते हैं। हड्डी टूट गई है, उसको जोड़ने में ये मतलब बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, इवन पेन में भी, जो बोन से रिलेटेड पेन है वहां पे भी काम करती है। C5 की बात करें तो स्किन पे जैसे S5 करता है वैसे ही मोटर फंक्शन पे काम करती है। लेकिन कैंसर की बहुत अच्छी रेमेडी है, कहीं पे कोई गांठ है, कोई ट्यूमर देखने को मिल रहा है, उसकी टॉप ग्रेडेड रेमेडी है C5। बहुत अच्छा पेन किलर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब S5 C5 और वैन 1G, ये चार रेमेडी जब इकट्ठी हो जाती हैं, इनके प्लांट को जब आप पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया है, पुराने लोग जो हैं ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, एंटी वायरल, यानी कि सभी तरीके इन्फेक्शियस डिजीज में आप देखिए, आप किसी भी ट्रेनर का या किसी भी फैकल्टी का, किसी भी टीचर, किसी की बुक, आप ऑथर की बुक देख लीजिए, आपको इन्फेक्शियस डिजीज में S5 C5 G वैन 1 ये हमेशा देखने को मिलेगा।
इसका कारण इनके प्लांट्स ही तो हैं और इनकी एसोसिएशन जो एक दूसरे के साथ बनती है प्लांट्स की, उसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, बेसिक्स भी जब पढ़ाता हूँ। और आप जो पुराने लोग हैं वो सब जानते ही हैं कि जब मैं किसी प्लांट को पढ़ा रहा हूँ तो उसकी पूरी हर एक मान लो हाइड्रेसिस कैंडेंसीज है वो 10 रेमेडी में यूज किया गया है, तो किसका उसका इफेक्ट किस रेमेडी में क्या रहता है वो मैं उसी टाइम क्लियर करके चलता हूँ कि हाइड्रेसिस कैंडेंसीज की ये प्रॉपर्टी है इसलिए ये S3 में रिफ्लेक्ट होती है, और ये प्रॉपर्टी है तो ये इसकी S2 में रिफ्लेक्ट होती है। इसी तरीके से हमें पढ़ना भी चाहिए। देखिए इस तरीके से आपका कैंसर 5 मतलब C5 हमारे जो स्ट्रक्चर होता है उस पर काम करता है। और अब यहाँ पे C1 C2 C3 C4 और C5 ये 5 रेमेडी हो गई। अभी तो मैंने आपको इनकी नॉर्मल प्रॉपर्टी बताई है, अब मैं आपको इनका स्टेज वाइज बताता हूँ। किसी भी ऑर्गन में कोई ओवर ग्रोथ देखने को मिल रही है या मेलिग्नेंसी देखने को मिल रही है, उसकी अगर आप स्टेज की बात करेंगे तो स्टेज फर्स्ट से लेके स्टेज 5 तक की रेमेडी है। C1 फॉर फर्स्ट स्टेज, C2 फॉर सेकंड स्टेज, C3 फॉर थर्ड स्टेज, ऐसे ही करके C5 तक फिफ्थ स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि कैंसर लास्ट स्टेज में आप उस ऑर्गन की जो रेमेडी बन रही है वो तो यूज करेंगे ही। मान लो ओवेरियन कैंसर है किसी को या यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप C1 को तो यूज करेंगे ही, ठीक है वो रेमेडी है। लेकिन अगर वो लास्ट स्टेज में है तो आपको C5 का सिलेक्शन भी वहां पे करना होगा। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, स्टेज वाइज भी C1 C2 C3 C4 C5 को हमेशा याद रखना है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग में भेजूंगा आपको, बाद में नोट करके और सब चीजें करके रखेंगे तो, और ये सब एक तरीके से मेमोराइज कर लेंगे आप इसको तो प्रोटोकॉल बनाना और दूसरी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। शिव कुमार दुआ जी आप माइक ऑफ नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में भी आपने ऐसे ही किया है, प्लीज। अच्छा C6 की बात करते हैं, कैंसर 6। अब आप देखिए ये किडनी में जैसे S6 को मैंने बताया फंक्शनल है, वहीं पे C6 स्ट्रक्चरल है। और किडनी में चाहे वो स्टोन है, चाहे आपको पेन है किडनी में किसी भी वजह से, ठीक है, और ग्लोमरलाइक से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मतलब फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है किडनी में, इवन कोई सिस्ट भी है, सिस्टिक किडनी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जिसे हम बोलते हैं, वहाँ सब जगह आप C6 का यूज करेंगे। लेकिन बोन की प्रॉब्लम में भी आप C6 को देख के चलिए S6 के साथ। S6 और C6 जो है, C4 तो काम करता है, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट पे काम कर रहा है, बोन के बनने के और जो दूसरे प्रोसेस है उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन जब S6 और C6 को साथ में देते हैं तो ये जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और आप ध्यान रखिए बोन की डिफॉर्मिटीज को या डिफॉर्मिटीज होने में, बोन की प्रॉब्लम होने में मिनरलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर ये मैनेज मेंटेन नहीं होगा तभी जाके किडनी जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जनरेट होती है। इस वजह से हम S6 C6 का सिलेक्शन करते हैं किडनी के डिजीज में। ऐसे ही नहीं कि भाई तुक्का मार दिया कि S6 C6 का सिलेक्शन कर लो, गाउट है तो या आर्थराइटिस है, नहीं, उसका कारण क्या है वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है S6 C6 उसको यूज करता है। या कहीं भी पढ़ लिया, बुक तो बहुत सारी है, लिखा ही रहता है पढ़ा हुआ, लेकिन ये बहुत कम लिखा है। ये केवल मटीरिया मेडिका से रिलेटेड जो बुक्स होंगी उन्हीं में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ये चीजें क्लियर होंगी कि एक्चुअली कोई रेमेडी का सिलेक्शन हम क्यों कर रहे हैं वहां पे, जब प्लांट वाइज मटीरिया मेडिका हम अच्छे से डीपली उसको स्टडी करेंगे। C10, C10 जो है स्टमक की रेमेडी है, और ये S ग्रुप में जिन रेमेडीज के साथ बहुत अच्छे से एसोसिएट होके काम करती है वो S10 है और S2 है, S1 भी है, S1 S10 और S2 इनके साथ बहुत अच्छे से काम करती है। और स्टमक की रेमेडी है, यानी कि जो डाइजेस्टिव अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो आप C10 और C15 इन दोनों रेमेडी से हम सिलेक्शन करते हैं। अभी तो खैर हम C10 की बात कर रहे हैं, गलती से C15 हो गया। तो C10 जो है वो लोअर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, खासकर इंटेस्टाइन की जो रेमेडी है वो C10 है। और
इसके अलावा लीवर पे काम करती है। लीवर की टॉप ग्रेडेड रेमेडी है, S5 और A3 के जैसे ही काम करती है ये भी। और चेलिडोनियम वैसे तो वाई में भी है, लेकिन C10 में भी रखा गया है, तो इसलिए लीवर की टॉप ग्रेडेड रेमेडी है। और लीवर की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सबको भी C10 ठीक करता है। इसके अलावा स्टमक में पेन देखने को मिले वहाँ पे, खासकर लोअर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का या लोअर एब्डोमिनल का जो पेन है, वहाँ पे C10 को आप यूज करिए। और डायरिया डिसेंट्री की बहुत अच्छी रेमेडी है, साथ में S10 का यूज करिए। बी या जी में से कोई सिलेक्शन करते हैं। C13 ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, ये याद रखिएगा आप। और किसी भी इंसुलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को ये ठीक करती है। और चाहे कफ है, चाहे कोल्ड, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है, या स्नीजिंग है नॉर्मली किसी को हो रही है, बहुत अच्छे से आप इसका इफेक्ट जो है देखेंगे। लेकिन इसके अलावा इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी C13 का इफेक्ट है, इसलिए मैं हमेशा C13 को जो नॉर्मल डायरिया है, खासकर जो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस से डायरिया होता है, डिसेंट्री भी, उसमें C13 का यूज करता हूँ। लेकिन अगर डायरिया डिसेंट्री किसी बच्चे को डेनिटिशन के टाइम हो रहा है, तो C4 का सिलेक्शन बनता है, तो C13 मत दीजिए आप, C4 को दीजिए। C4 से ही वो वहां पे सोल्यूशन होगा, हमेशा C4 से आप देखेंगे। अदरवाइज C10 C13 को आप यूज करिए। कई बार क्या होता है कि S10 C10 C13 आपने दिया, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, या नहीं भी आते हैं, बहुत कम आते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि नहीं आए रिजल्ट। तो फिर कई बार हमें, क्योंकि S3 C3 भी इंटेस्टाइनल, जो खासकर म्यूकस सिक्रेशन की जो कंडीशन है, जहाँ पे म्यूकस रिलीज होता है स्टूल के साथ में, बहुत वाटरी नहीं, थोड़ा चिपचिपा सा म्यूकस रिलीज होता है, फिर हमें S3 C3 का सिलेक्शन भी करना पड़ता है। एक और बहुत बड़ी चीज है कि बहुत ज्यादा किसी को वाटरी स्टूल पास हो रहा है, और वो ठंड लगने की वजह से हो रहा है, किसी को ठंड लगी है, तो आप आरी को दे के देखना D6 में कभी भी। आरी वहां पे बहुत अच्छा काम करती है, ठंड लगने से भी रोकेगी, प्लस जो ठंड लगना मतलब जो एक्सपोजर होता है कोल्ड एयर का, या जो बाहर जो ठंड होती है उसके एक्सपोजर से होता है, और जो डायरिया लग जाता है, उस प्रॉब्लम में आप आरी को नेगेटिव में करके दे सकते हैं। C15, जैसे C10 इंटेस्टाइन की रेमेडी थी, C15 जो है वो स्टमक की रेमेडी है, जो अपर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है। लेकिन इसके अलावा C15 में, क्योंकि नक्स भूमिका को भी ऐड किया गया है, वैसे तो हर्निया में आप S1 को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हर्निया जो है वो स्ट्रक्चरल डिजीज है। आप देखिए उसमें किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, वहां पे साइज बढ़ रहा है ना, इंटेस्टाइन मतलब देखने को मिल रहा है वहां पे, उसका साइज बढ़ा हुआ है। तो आप देखिए नक्सोमिका बहुत अच्छी रेमेडी है, होम्योपैथी में भी बहुत यूज किया जाता है, लाइकोपोडियम और नक्सोमिका को हर्निया के लिए। लेकिन हमारे पास दो प्लांट में नक्स को ऐड किया गया है, C15 और S1 को, लेकिन हम हर्निया की रेमेडी बोलते हैं किसको, C15 को, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल डिजीज है। इसलिए डिफरेंस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो होम्योपैथी से। तो C15 केवल अपर जो गैस्ट्रिक रीजन है या अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, केवल उसको नहीं, लोअर में आप जाएंगे तो हर्निया की बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसके अलावा एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इन सभी प्रॉब्लम को जो है रिलीव करती है। दूसरा, एक और बहुत अच्छा यूज किया है मैंने C10 और C15 का। किसी को गैस्ट्रिक हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और अगर वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसको लोअर एब्डोमिनल ट्रैक्ट में दिखती है, मतलब नीचे हाथों में नजर आती है, गोला घूमता है, नीचे से पास होती है, या नहीं भी होती है, लेकिन गैस वो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में ही है, तो उसको आप C10 दीजिए। लेकिन अगर किसी को बर्पिंग, बेल्चिंग जैसी कंडीशन मतलब देखने को मिल रही है, लगातार डकार आने की कंडीशन मिल रही है, या डकार आने से उसको रिलीफ होता है, तो आप C15 को दीजिए। वहां पे C15 ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना है, देनी नेगेटिव नहीं है। ये था हमारा C15। और C17 की मैं बात करूं तो C17 जो है मोस्टली पूरे यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है उस पर काम करती है, लेकिन उसके अलावा ये पेनकियास पे भी काम करती है, इसलिए डायबिटीज में C17 को काफी अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन, स्ट्रक्चर दोनों पे काम करती है। एनुरेसिस में C17 का बहुत अच्छा यूज है। बच्चे जो
बिस्तर में पेशाब कर देते हैं वाली कंडीशन, या इनकॉन्टिनेंस किसी को देखने को मिले, बहुत सारी लेडीज को प्रॉब्लम रहती है हंसने से या कुछ ही ऐसे झटके वाली कंडीशन से यूरिन पास आउट हो जाता है, तो वहां पे भी C17 का बहुत अच्छा इफेक्ट, मतलब एक तरीके से ब्लैडर के फंक्शन को ये काफी अच्छे से, यूरिनरी ब्लैडर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेंटेन करती है, मैनेज करती है। ये था हमारा सी ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी और एपीपी बचा है। एपीपी को अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कल की लेक्चर में पूरी करके फिर कुछ और बेसिक सिलेक्शन है, रेमेडीज बेस पे जो बेसिक सिलेक्शन है और बहुत प्रोमिनेंट है, वो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा कल की जो क्लास है उसमें। और वहां से भी, आज से भी बहुत सिलेक्शन इजी रहेगा आपका, लेकिन कल जो मैं बताऊंगा थोड़ा सा रेमेडीज को प्लांट से एसोसिएट करके थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ी देर का जो लेक्चर है। उसके बाद फिर बेसिक डोजोलॉजी और डाइल्यूशन पे थोड़ा सा कल कल बेसिक पूरा होकर फिर हम डिजीज नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे अपनी। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोग बहुत बहुत नए हैं, कुछ लोग, उनके लिए जरूरी हो जाता है। एपीपी जो है स्किन की रेमेडी मोस्टली जो है वो मानी जाती है, एक्सटर्नली इसको यूज करने के लिए बोला गया है, लेकिन कई बार बहुत निगेटिव में आप इसको इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, अगर जो प्लांट है इसके उनके रिलेटेड चीजें आपको नजर आती हैं इसमें जो प्लांट है। हालांकि इसमें आर्निका मोंटाना भी है, लेकिन आर्निका मोंटाना की वो प्रॉपर्टी इसमें यूज होती है जो स्किन के लिए चाहिए, आर्निका स्किन पे भी काम करती है। तब आप एपीपी को पेन के लिए यूज नहीं कर सकते, या फिर ब्लड क्लोटिंग के लिए या सर्कुलेशन के लिए। हाँ, ये एक्सटर्नली जब अप्लाई होगी, किसी फेस पे अप्लाई करते हैं और आर्निका इसमें ऐड किया है मैटी जी ने, तो यानी कि ये जहाँ पे स्किन पे अप्लाई करी जाएगी वहां पे ये सर्कुलेशन को प्रॉपर करेगी एक्सटर्नली अप्लाई करने से। और ध्यान रहे, आर्निका मोंटाना को होम्योपैथी में भी यूज किया जाता है एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए, खासकर पेन में। तो ऐसा नहीं है कि आर्निका की कोई एक पैथी में ही आर्निका जो जहाँ मतलब ऐसे भी लिटरेचर हैं जो ना होम्योपैथी है ना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, ट्रेडिशनली भी आर्निका के जो लेप है उसको लगाया जाता है स्किन की टोन को बढ़ाने के लिए और पेन को ठीक करने के लिए। तो एपीपी में है वो भी, तो इसलिए एक्सटर्नली ये सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। जो स्किन की ड्राइनेस है या बहुत ज्यादा ऑयली है, मॉइस्चर है, उसको मैनेज करता है, उसकी जो स्किन की जो टोन है, स्किन की जो चमक है उसको बढ़ाने का काम एपीपी करता है एक्सटर्नली अप्लाई करने से। और इंटरनली भी आप दे सकते हैं चाहे तो 200 में मोस्टली कभी कभी स्किन की प्रॉब्लम में एपीपी को दिया जा सकता है। तो अगर कहीं दिखे इसके प्लांट की प्रॉपर्टीज, किसी प्लांट की प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही है या ऐसा कुछ सिम्टम मिल रहा है तो दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में नहीं, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं इसमें जो चीजों को एग्रावेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एपीपी को एक्सटर्नली ही मोस्टली यूज करते हैं, बाकी दूसरी रेमेडी रहती है वहाँ पे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि 5 इलेक्ट्रिसिटी में एक साथ ही कल आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का देने के बाद में, ऐसे ही थोड़ा जल्दी में ही। और मैंने कोशिश करी है इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के बाकी सारी रेमेडीज को आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत एकदम टू द पॉइंट समझाने की कोशिश करी है, ताकि सब लोगों की समझ में आ जाए। 38 ओरिजिनल रेमेडी है, उनमें से हमने 33 को अभी मैंने थोड़ा सा रैपिड चाल में मतलब आपको समझा दिया है। और कल एक और बेसिक रखेंगे, उसमें जो हम अपने तरीके से कैसे डोज का सिलेक्शन करते हैं, कैसे डायल्यूशन का सिलेक्शन करते हैं वो, प्लस प्लांट वाइज माइंड में कुछ, मतलब कुछ मैं आपको ऐसे बिहेवियर के रेमेडी भी बताऊंगा कि अगर पेशेंट आया ऐसा बिहेव कर रहा है तो आप समझिए ये रेमेडी आपको देनी है। इस तरीके से मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, क्योंकि वो जो थिंकिंग नेचर होम्योपैथी पढ़ के हो जाता है किसी का, वो थिंकिंग नेचर जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूज होता है तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल के आती है। तो ऐसे भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट आया, उसको फर्स्ट बात करने से या फर्स्ट इंप्रेशन से कुछ चीजें नजर आ रही हैं, तो उसको कुछ रेमेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख रखी है, मैंने वो रेमेडी आपको बताऊंगा। और कुछ प्लांट की प्रॉपर्टी के बेस पे भी सिलेक्ट कर रखी हैं, ऐसे कुछ 10-20 पॉइंट है लगभग, वो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी के बाद में। और डोज डायल्यूशन ये सब चीजें कल की क्लास में रहेंगी। तो ये था लेक्चर आज का। अब 4 मिनट है हमारे पास, 4 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। किसी को कुछ पूछना है
तो बताइए, बाकी लेक्चर मेरे हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि जल्दी जी से आपको सर। सब चीजें बताता हूँ। सर ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है मेडिसिन में? मैम एक्चुअली क्या है, अब अगर मैं समझाऊं आपको कि जब मेडिसिन की जो क्वांटिटी है वो हम ज़्यादा रखते हैं सॉल्यूशन में, तो उसको हम पॉजिटिव डोज बोल सकते हैं। हालांकि मैं कल जी आपको सर। थोड़ा और क्लियर कर दूंगा, आप नए लग रहे हैं मुझे। ठीक है। जी मैं सर, जब आज मेरी पहली क्लास है। हाँ, और जब मेडिसिन की जो जो क्वांटिटी है वो सॉल्यूशन में ज़्यादा कम कम हो जाए, मतलब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको नेगेटिव जी डोज। सर। सिलेक्शन कैसे करेंगे वो मैं ठीक कल बताऊंगा आपको। ठीक है सर, फिर कल कुछ क्वेरी होगी तो मैं आपसे कल ही हाँ करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज का आपका जो लेक्चर है, इतने सारे लेक्चर में मुझे आज का लेक्चर सबसे अच्छा लगा। बेसिक में आपने सभी चीजें शॉर्ट में बताई। मुझे लगता है ये क्लास हमको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए, बार बार, हाँ तभी माइंड रिकॉर्डिंग में सब मिलेगी, चीजें बैठ जाएंगी सर। रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपने 4-5 दिन से ज्वाइन करा रखा है वैसे मैंने आपको, लेकिन आज आपको एक्चुअली कंप्लीट रेमेडी सुनने को मिल गई, इसलिए आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ है। हाँ सर, मेरी तबीयत कुछ खराब थी सर, मैं इसलिए आज जी से ज्वाइन हो गया। ठीक है सर। थैंक हेलो सर। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। सर क्या पिछले कुछ दिनों से क्लास चल रहा था क्या? मैं तो सर आज ज्वाइन नहीं हुआ, नहीं मुझे नहीं पता नहीं नहीं नहीं, है। आज फर्स्ट क्लास ही है। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट अच्छा। करने पे मैंने वो जो बेसिक ग्रुप की कुछ क्लास बची हुई थी बाद में उसमें ऐड कर दिया था मैंने। तो सर वो क्या हमारे भी काम के हैं या आगे आएंगे वो सब? नहीं वो बेसिक लेक्चर हैं, बेसिक लेक्चर तो बहुत सारे मेरे चैनल पे पड़े हैं, लेकिन अगर कोई लेक्चर रिक्वायर्ड होगा ना, मैं मेरे लिए जी सर। ये मनी या ऐसी चीज मैटर नहीं करती। अगर कुछ बेसिक लेक्चर रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, भले ही वो पेड क्लास का हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आना चाहिए आप लोगों को। जी जी सर, क्योंकि हम भी ये होम्योपैथी के बाद एकदम फर्स्ट है सर, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कुछ पता नहीं है। कोई नहीं सर, बेसिक लेक्चर आपके साथ कुछ शेयर कर दूंगा मैं जरूर। हाँ जी जी, थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू डिम्पल सर, थैंक यू। सर एक जैसे सब लोगों ने बताया कि इसका रिकॉर्डिंग अगर मिले, हम लोग उसको बार बार सुनते रहे एंड नोट्स हाँ बनाते रहेंगे। मिलेगा, सो अभी अभी 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा सर। ठीक है, इसी ग्रुप में ना सर? हाँ इसी ग्रुप में। ओके, थैंक यू सर। सर डिसेंट्री और डायरिया में क्या डिफरेंस है? मैम ये डिस्क्रिप्शन है, बहुत बड़ी डिजीज में डिस्कस करेंगे ये। एक्चुअली आप सिंपली समझिए कि जब कहीं पे सिक्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, म्यूकस ज्यादा आता है, तो उसको हम डिसेंट्री बोल सकते हैं। बाकी पैथोफिजियोलॉजिकल तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, करेंगे डिस्कस। ओके सर। हेलो सर। जी अरिंदम सर। हाँ सर, बोल रहा था कि C1 क्या आपका एक पेशेंट है जिसका लेडीज का तरह बिहेवियर है लेकिन वो जेंट्स है, तो उसके ऊपर सर C1 का काम करेगा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर? नहीं नहीं, उसके सर हार्मोनल गड़बड़ है, पहले आप टेस्ट कराइए उसका। सर क्या टेस्ट करना दिए? टेस्ट मेल है ना फीमेल है वो? सर मेल है लेकिन फीमेल का नेचर है। टेस्टोस्टेरोन वगैरह 24। टेस्ट कराइए सर, टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराइए सर उसका। ओके सर, टेस्टोस्टेरोन। ओके सर, ओके, ठीक है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं अमित कुमार, बिहार से सर। जी अमित सर। जी जी, मैंने आपका लेक्चर अभी अटेंड किया सर। जी भागते भागते हमने किया है, कुछ काम कोई नहीं था। सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी तो मीटिंग एंड होने वाली है, और जी जी सर। दोनों लेक्चर में कंबाइन करके एक रिकॉर्डिंग आपको भी ग्रुप में डाल दूंगा 1 घंटे के अंदर ही। आप सब लोग ओके सर। दोबारा देखना, फिर कल एक और बेसिक क्लास के बाद फिर हम डिजीज डिस्कस करेंगे परसों से। ठीक है सर। नमस्ते सर। ओके, आज के लिए थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू, गुड नाइट। सर